आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। हाँ, आपको क्या लगता है देश किस दिशा में जा रहा है? दिशा तो कोई है ही नहीं। देश बस फ्लोट कर रहा है बिना दिशा के। कोई दिशा दिख नहीं रही। 15 अगस्त 1947 का दिन, जी हाँ, आप कहाँ थे तब? 15 अगस्त 48 में 47 में। मैं बम्बई था टेक्सटाइल कमिश्नर। बस उसी के बाद बुलाया गया यहाँ। तो आपको 15 अगस्त 1947 का दिन याद करके कैसा लगता है? नहीं, 15 अगस्त के रोज़ तो मैं दिल्ली में ही चला आया था, सब सेलिब्रेशंस की वजह से। उस वक्त तो बड़ा जोश था, बड़े ही मन में तमन्नाएं थी, बड़े ख्वाब थे कि हम देश को आगे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? हमारा जो देश पिछड़ा हुआ था, हम दुनिया में उसको आगे करेंगे, मजबूत बनाएंगे। हमारे देश में जो गुर्बत है, अनपढ़पना है, वो सब दूर करेंगे और एक नया मुल्क बनाएंगे। बड़े सपने थे। वो स्वप्न पूरा हुआ? शुरू में ऐसा लगा कि हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब चौपट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूँ अंग्रेज़ी हुकूमत में हमारे लोगों को कोई चांस नहीं था किसी चीज़ का भी, न इकोनॉमिक, न सोशल, न कोई चीज़। और आज़ादी आते ही दरवाजे खुल गए और नतीजा ये हुआ कि जो आइडियलिज्म थी, जो हम में जोश थे, वो सेल्फ इंटरेस्ट के सामने ठंडे हो गए और यही दिखने लगा कि यहाँ कहाँ मौका मिले, यहाँ कहाँ मौका मिले। ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। जो हालत अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, उससे तो कहीं अच्छी है। हमने तो वो दिन भी देखे हैं कि जब लोग गाँव में मक्खियों की तरह मरते थे। न मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, न खाने को था, न पहनने को था। वो भी दिन देखें गाँव में। अब कम से कम खाने को तो है। हाँ, लेकिन क्या आप ये महसूस करते हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि स्वस्थ समाज या स्वस्थ राष्ट्र के बनने में हाँ, ये ईंट पत्थर की इमारतें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या किसी वैल्यू सिस्टम पर टिका हुआ इंसान, किसी सिद्धांत पर टिका हुआ इंसान, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण? इंसान किस पर टिका हुआ वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम किस पर टिके हुए हैं वो हम जानते हैं। हम अब देश के लिए नहीं टिके हुए, हम अपने लिए टिके हुए। हमको जहाँ मौका मिले वहाँ अपना स्वार्थ बनाते हैं। हम अब कोई आइडियल्स नहीं रह गए। कोई नेता भी नहीं दिख रहा
कि हमको जगाए। सब आपस में ऊंचा नीचा करते रहते हैं, रोज़ नए स्कैम निकलते हैं, 100 करोड़ के, 150 करोड़ के, 1000 करोड़ के, 2000 करोड़ के। पता नहीं ये कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है। और ये पैसा अगर गरीब की मदद में आता तो वो कहाँ जाता। आप जवाहरलाल नेहरू जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। जी हाँ। और उससे पहले आप कैबिनेट के जॉइंट सेक्रेटरी रहे। हाँ जी। उस वक्त कैबिनेट के लोगों का आपसी व्यवहार कैसा होता था और जवाहरलाल जी के साथ उनकी इंटरेक्शन कैसी होती थी? व्यवहार तो उस ज़माने में तो बहुत मेल था। पॉलिटिशियन में ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी बहुत मेल था, क्योंकि सबका कॉमन इंटरेस्ट था कि आगे बढ़ाएं। लेकिन जब सेल्फ इंटरेस्ट आ गया तो सब अपनी तरफ चले पड़े। ये सेल्फ इंटरेस्ट कब आया? सेल्फ इंटरेस्ट तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। जो ही दिखने लगा कि माल बहुत है चारों तरफ, तो सेल्फ इंटरेस्ट भी बढ़ता चल गया उसके साथ। जवाहरलाल जी के सामने भी किसी हद तक सेल्फ इंटरेस्ट दिखने लगा था और वो खुद परेशान थे, क्योंकि उनके जो कन्विक्शंस थे वो तो बड़े फर्म थे अबाउट इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, सर्विस टू द पीपल। और चाइनीज़ वॉर ने उनके बहुत से जो कन्विक्शंस थे उनको भी तोड़ दिया। And he was not the same man, not the Jawaharlal that I inherited in 48. He had become weak. He had started to compromise. He had not such strong aversion to corruption as he had in the beginning. I remember बंगाल में बहुत चावल की कमी हो रही थी और बहुत हाहाकार मची हुई थी। हमने एक मुल्क से फैसला किया चावल इंपोर्ट करने का। जब सब कुछ हो गया तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे एम्बेसडर का सीक्रेट से टेलीग्राम आया कि मिनिस्टर पैसे मांगता है और पंडित जी का रिएक्शन ये था कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन नहीं देंगे। लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे समय के फेर से कमज़ोर होती चली गई। आपके ज़माने के ब्यूरोक्रेट और आज के ज़माने के ब्यूरोक्रेट में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, हम जब ब्यूरोक्रेट थे तो हम मालिक थे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स were the masters. They were not servants. इंडिपेंडेंस आए तो देश के जो नेता थे उन्होंने कानून बनाए,
उनको ताकत मिली कि वो ब्यूरोक्रेट्स को हुक्म दे सकें और ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादातर मानना पड़ा। शुरू में पंडित जी के ज़माने में हुक्म होता था, लेकिन ईमानदारी का तो होता था। जब बाद में हुक्म पैसे बनाने की तरफ चल पड़ा तो ब्यूरोक्रेट भी उसमें बह गया। तो अब ये कहना कि इंटेलेक्चुअली ब्यूरोक्रेट कोई डिफरेंट है जब से, वो गलत होगा। ज़माना ही बदल गया है, एटमॉस्फेयर बदल गया है, एनवायरनमेंट बदल गया है, आब हवा ही दूसरी है। ब्यूरोक्रेट उसके साथ साथ चल रहा है। कुछ लोग जमे हुए हैं तो पटके जाते हैं इधर उधर। अच्छा, आप भाभा के बाद जी, भाभा के बाद हाँ। एटॉमिक एनर्जी के प्रधान रहे, चेयरमैन रहे। किसके बाद? डॉक्टर भाभा के बाद। हाँ उस वक्त जो भारत की परमाणु नीति बनी थी, हाँ। क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं? और क्या आपको उस वक्त लगा था कि भारत एक परमाणु शक्ति प्रधान देश बन जाएगा? ये भाभा हमको एटम बम तक तो ले आए थे, हमको उसको पक्का करना था। वो भी हमने जहाँ तक पहुँचाया जा सकता था बिना बम बनाए वहाँ तक लाए ही, क्योंकि देश की का ध्यान रखते हुए ये तो ज़रूरी था कि हम कमज़ोर साबित न हों। तो कम से कम आखिरी पेज तक तो लाना ही था। अब हम लाए भी, और सबको अब तो सबको मालूम है मैं बम फोड़ा ही था इंदिरा ने। क्या हमको शक्ति है, लेकिन हमने बनाए नहीं। कम से कम ये ख्याल है, शायद बना भी लिए हम, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। नहीं, पर क्या जो हमने बम बनाए हैं, क्या जो परमाणु शक्ति हमने अर्जित की है, हाँ। वह केवल पाकिस्तान को डराने की है, अपनी सुरक्षा की? आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेट के नाते उस वक्त को याद करके? नहीं, हमको मजबूत देश तो होना ही था। पाकिस्तान ने हमको और मजबूर किया कि मजबूत हों, क्योंकि पड़ोसी का भरोसा नहीं कि कब गड़बड़ शुरू कर दे। तो उसके लिए तो हमने तैयार होना ही। ये तो नहीं है कि कुछ न करें और पिट जाएं, वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या आपको लगा कि जवाहरलाल अपने ज़माने में ही अपनी नीतियों के सामने परास्त हो गए और उनकी नीतियां उनके सामने फेल हो गई, फ्लॉप हो गई? ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जवाहरलाल जी ने हिंदुस्तान की इकॉनमी जब शुरू की थी, जब हम चूड़ी भी नहीं बना सकते थे, जब हम पिन भी नहीं बना सकते थे, सब बाहर से आती थी। मुझको याद है कि जब हम ट्रैक्टर बनाने की सोच रहे थे तो अमेरिका से कुछ लोग आए थे, तो उनसे मिनिस्टर ने पूछा कि कब बन सकेगा ट्रैक्टर। तो उसने सिगरेट लाइटर निकाल के कहा, आप तो ये भी अभी नहीं बना सकते, ट्रैक्टर कब बना सकेगा उसका जिक्र क्या कर रहे हैं।
हमारी यह हालत थी। तो जवाहरलाल जी को पहले तो देश में ऐसी स्थिति पैदा करनी थी कि हम धीरे धीरे इकोनॉमिकली मजबूत होते जाएं, और उसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि प्राइवेट सेक्टर कर नहीं सकता था, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी, मनी ताकत नहीं थी, उसको स्टेट ही कर सकती थी। तो जिनको कि कमांडिंग हाइट्स वो कहते थे, वो कमांडिंग हाइट्स जो हैं वो हमको ही लेनी पड़ी, और उस कमांडिंग हाइट को हाथ में लेने की वजह से देश में बढ़ा, इकोनॉमिक प्रोसेस बढ़ा, चीज़ें हमने बनानी शुरू की। गलती अगर हुई तो एक तरह से ये हुई कि जवाहरलाल जी रशियन सो कॉल्ड सक्सेस से बहुत इम्प्रेस हुए। तो सेल्फ अपने ऊपर कि हम खुद बना सकते हैं सब कुछ, हम खुद ही कर सकते हैं, वो ओपन इकोनॉमी नहीं रही। इट बिकेम ए शॉर्ट इकोनॉमी। चीज़ें बनी लेकिन महंगी बनी, घटिया बनी, और इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर सकते थे। ये सब चीज़ें हुई, और जिसकी वजह से कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिटार्ड हुई। फिर उनके सक्सेसर्स ने जो कमांडिंग हार्ट्स का आइडिया जो था वो तो भूल गए। बस जो चाहे जो चीज़ भी हुई कहा कर लो। पब्लिक सेक्टर में टेक्सटाइल्स भी और बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ भी गड़बड़ हुई डाल दो पब्लिक सेक्टर। नतीजा है कि पब्लिक सेक्टर में सब नुकसान वाली चीज़ें जमा होती चली गई, हमारे ऊपर बोझ बढ़ता चला गया, आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। अब वो वी आर ट्राइंग to reverse the process to some extent. Public sector is not going to be abolished. Public sector is very necessary in some respects, but it has to be restricted and freedom allowed for people to develop. तो वो हो रहा है, लेकिन जब ये शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ही नहीं। जवाहरलाल जी को याद करते समय आप उनकी कौन सी विशेषता याद करते हैं? हमको देश प्रेम तो जवाहरलाल जी का था ही, लेकिन साथ ही साथ बड़े शरीफ आदमी थे। हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ाते थे। हमारे साथ जो बर्ताव था प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी का नहीं था, एक तरह से मित्रता का साथ था। मैं जब इंग्लैंड जाने लगा उनकी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के जॉब को छोड़ के, तो मुझको फ़ोन किया कि रात को कुछ नहीं कर रहे हो तो आ जाना खाना खाना। तो मैंने कहा कि नहीं खाना तो खाना, बाहर जा रहा हूँ। तो कहने लगे उसके बाद आ जाना। तो उसके बाद पहुँचा तो दफ्तर में पास में
वो संदूक के रखी थी कागज़ों की, वो उन्होंने निकाले सब और मेरे साथ बैठ के रात के 1 बजे तक सब डिस्पोज ऑफ किए और बाद में उठे और कहने लगे हमारा बहुत अच्छा साथ रहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई भी कागज़ बिना ख़त्म किए जाओ, तो अब हमने ख़त्म कर दिया और हमारे ब्लेसिंग। मैं तो रो दिया। बहुत भावुक इंसान थे। बहुत इस किस्म के लोग थे उस ज़माने में। राजा जी थे, उनके साथ कुछ डिफरेंसेस ओपिनियन भी हुए मेरे, वो मेरे मिनिस्टर थे पहले, लेकिन कभी नहीं, आखिरी वक्त वही प्यार, वही हालत। कहने लगे कि ठीक है, जो वो सोचता था उसने अपने चीज़ पर जोर दिया। तो ऐसे रफ़ी अहमद के भाई थे, ये मिनिस्टर नहीं थे, ये लीडर थे, रास्ता दिखाने वाले लोग थे। इनके साथ सबॉर्डिनेशन का सवाल नहीं था। हम तो साफ साफ कहने के हिम्मत रखते थे कि उन्होंने कुछ चीज़ कहा और उन्होंने कहा कि साहब ये हो नहीं सकती, कि क्यों? मैंने कहा आप ही ने कायदे बनाए, आप ही ने रूल्स बनाए, हम तो उसका इंटरप्रेट करने वाले और उस पर अमल करने वाले हैं, ये नहीं हो सकता। तो बस ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो इस किस्म के रिलेशंस, मेहरचंद खन्ना थे मेरे रिहैबिलिटेशन के मिनिस्टर, कभी हमारा मतभेद हुआ ही नहीं। 60 लाख आदमी बिठाने थे जगह जगह हिंदुस्तान में, कभी उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि धर्मवीर क्या कर रहे हो। कहने लगे मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता, ये कहते थे। तो ये लोग लीडर्स थे, जोश आता था काम करने का। अब तो कुछ नहीं, राम का नाम है। देश का भविष्य कैसा लगता है आपको? ये देश का भविष्य कैसा लगता है? अब मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, तो मुझे मालूम नहीं। इस वक्त तो अच्छा नहीं, लेकिन बदलते देर नहीं लगती। कब बदले ये पता नहीं। अब करप्शन और जगह भी है, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है, थाईलैंड में है, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से कि अगर पैसे ले भी देते हैं तो काम तो कर देते। यहाँ तो कमबख्त पैसे लेके भी काम नहीं करते, सवाल तो पूछेंगे लेकिन फैसला नहीं करके देंगे। फाइलें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चक्कर काटती हुई बरसों निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, आगे नहीं बढ़ते। तो जिस रोज़ हम कर्मण्य हो जाएंगे, अकर्मण्य नहीं रहेंगे, उस रोज़ कम से कम प्रोग्रेस तो होनी शुरू हो जाएगी। चलो करप्शन थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि चलिए नेसेसरी ईवल है, तो उस ईवल को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश तो आगे बढ़े।
लेकिन देश भी नहीं आगे बढ़े और ईवल हो तो ये बड़े असंतोष की बात है।